हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा एंड वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। आज के सेशन में हम लोग बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ ट्रिक के माध्यम से जो है चीज़ें याद करेंगे। तो देखिए, अक्सर होता क्या है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते टाइम आप लोग दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन जो है वो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य को पढ़ना भूल जाते हैं। तो लेकिन ये अक्सर लोगों को डिफ़िकल्ट भी लगता है कि कैसे याद करें, क्योंकि ये बिल्कुल अक्सर ज़्यादा ये टॉपिक्स कवर नहीं किए जाते हैं। तो आज इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये मैंने एक मैप रखा है। तो मैप इसलिए रखा है क्योंकि जब आप किसी मैप को देखते हैं तो आपके माइंड में बिल्कुल, जब उस चीज़ का नाम सुनते हैं तो बिल्कुल उस चीज़ का पिक्चर आने लगता है। जब पिक्चर और पिक्चर्स के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगने लगती है। इसलिए आप सबसे पहले पिक्चर के माध्यम से समझिए कि है क्या। तो देखिए, ये जो है इंडिया, ये एक्चुअली ये पूरा मैप तो नहीं आ पाया है, लेकिन आधा ही से आप लोग काम चलेगा कि देखिए, ये जो पूरा इंडिया का मैप देख रहे हैं आप, ये तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये जो वाला जो रीजन है ये बहमनी साम्राज्य का था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का था, लेकिन ये बाद में जो है वो अलग अलग हिस्सों में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, अलग अलग जो प्रांत होते हैं वो स्वतंत्र होने लगते हैं, और ये क्या है, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो ये दोनों ये बहमनी और विजयनगर का पिक्चर आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए है क्या, इन्हें हम देखिए पहले समझ लेते हैं और अच्छे से क्लियर से कि देखिए, ये जो है आपको एक फूल की तरह दिख रहा है, ये एक फूल की तरह दिख रहा है, और ये फूल का जो है वो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा है। तो देखिए, बीच वाले हिस्से को हम बोलते हैं बीदर। ठीक है, बीच वाले हिस्से को हम क्या याद कर ले रहे हैं, भीतर। ये जो है, ये चार जो है फूल की पत्तियां हैं, आप ऐसे याद रखिए कि चार जो है ये फूल की पत्तियां हैं। तो ये जो है भीतर से, यानी बिल्कुल फूलों के क्या है, ये भीतर है, इसलिए हम याद कर ले रहे हैं इसको भीदर। ठीक है, भीदर। और फिर क्या है, अहमदनगर है, ये बीजापुर है, बरार है और गोलकुंडा है। तो देखिए, ये तीनों जो है वो बी से आ रहे हैं। यहाँ ए के बाद बी आता है, तो बी से जो है बरार है, और बी से बीदर, फिर नीचे बीजापुर, और यहाँ पे इधर क्या है, बिल्कुल अलग जो है वो गोलकुंडा है। और जो उड़ीसा के लोगों थे, उड़ीसा का जो साम्राज्य उन्हें गजपति बोला जाता था। तो अब ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि गजपति और विजयनगर साम्राज्य से भी और इन लोगों से भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। तो ऐसे ही मैंने एक थोड़ा व्यू दे दिया कि है क्या चीज़। ठीक है, तो अब देखिए, आप समझ लीजिए कि जो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य जो है, इनकी स्थापना कब होती है। ठीक है, तो और किसने जो है इन दोनों की स्थापना की थी। तो अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर के जो साम्राज्य की जो स्थापना है वो हसन गंगू ने की थी। हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। जो हरिहर और बुक्का थे, ठीक है, इन्हें देखिए, ये जो विजयनगर साम्राज्य था ये एक तरीके का हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, क्योंकि जो हरिहर और बुक्का थे ये जो है वो हिंदू थे। तो हिंदू थे, इसलिए विजयनगर साम्राज्य को एक हिंदू साम्राज्य भी माना जाता है। और ये जो बाकी जो बहमनी साम्राज्य थी वो एक मुस्लिम साम्राज्य थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना, विजयनगर की स्थापना जो थी वो हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी, 1336 ईस्वी में। और जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हसन गंगू ने की थी। और कब की थी, देखिए ये भी बहुत ही आसान है, क्या करिए बस खाली ये जो 36 है लास्ट में, इन दोनों में एक एक जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, 47 हो जाएगा। तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 1347 में की गई थी। क्लियर, ये याद हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहमनी साम्राज्य, ये जो राज्य हैं, इन सभी राज्यों से और ये जो विजयनगर साम्राज्य से इनके बीच में जो होता है वो तालीकोटा का युद्ध होता है, जो कि आगे हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आते हैं ये जो पांच जो है दक्कन सल्तनत जो राज्य हैं, ये जो पांच मैंने अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बरार, गोलकुंडा के बारे में, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि आपसे कि जो जैसे मान लीजिए कि अहमदनगर में कौन सा वंश था और उस वंश की स्थापना किसने की थी, और उस वंश की अहमदनगर की राजधानी क्या है। ठीक है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आपको या तो मैच द कॉलम दे देगा, या तो कौन सा गलत है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो इन सभी पांचों को याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये मैंने सभी जो पांचों राज्य उनको लिखा है, इनकी स्थापना कब की गई थी, कौन सा राजवंश था, इसकी संस्थापक कौन था, उनकी राजधानी क्या थी। तो मेनली जो है हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अहमदनगर को देखते हैं। तो अहमदनगर की जो स्थापना थी वो किसने की थी, मलिक अहमद ने की थी। और इनका जो वंश था, ठीक है, राजवंश था, उसे निज़ाम शाही बोला जाता है। और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, जुन्नार थी। तो अब इसे याद कैसे करेंगे, देखिए
जुन्नार से हम बनाएंगे जुआ, ठीक है। कुछ लोग जो है जुआ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है, यानी जुआ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जुए को लोग बहुत ही ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। तो अहमदनगर की राजधानी क्या है? जुन्नार है, ठीक है। अगर आपको अहमदनगर सुनेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा किसको अहमियत दिया जाता था? जुए को ज़्यादा लोग अहमियत दे देते हैं, ठीक है। तो जुए से बनाएंगे जुन्नार। और कौन सा राजवंश था यहाँ पे? निज़ाम शाही था। तो निज़ाम शाही को कैसे याद करेंगे कि देखिए अहमियत देते थे जुए को, लेकिन इससे हमें क्या पाना है? निजात पाना है। निजात का मतलब होता है छुटकारा पाना है जुए से। जुए कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना होती है जुआ खेलना, तो इसलिए जुए से क्या पाना है? हमें निजात पाना है, यानी छुटकारा पाना है। तो निजात पाने से हम बनाएंगे निज़ाम शाही। क्लियर। और जो है इसका जो संस्थापक था वो मलिक अहमद था। तो अहमदनगर से मलिक अहमद, इसे तो याद करना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आगे देखिए क्या है? बीजापुर। तो बीजापुर को कैसे याद करेंगे? देखिए बीजापुर में जो था वो आदिल शाही वंश था, और इसकी जो संस्थापक था वो संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल खां था, और इनकी जो राजधानी थी वो नौरसपुर थी। तो बहुत ही आसान है याद करना। देखिए जो आदि का जो बीज होता है, आदि तो बहुत ही कड़वा होता है, तो लेकिन जो आदि का बीज का जो रस होता है वो तो और भी ज़्यादा कड़वा होता है, ठीक है। आदि के बीज का रस आदि के बीज का रस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। तो आदिल शाही वंश अगर आपके माइंड में आए, कहीं भी आप देखें आदिल शाही वंश, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि आदि का जो बीज का रस होता है, हालांकि आदि का बीज तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद करने के लिए ऐसे बनाइए कि आदि का जो बीज है वो बहुत ही, आदि के बीज का जो रस होता है, रस से बनाएंगे नौरसपुर, और आदिल शाही वंश कहाँ है? बीजापुर में है, ठीक है। तो आपको बीजापुर भी अगर आप देखेंगे तो तुरंत याद आएगा किसका बीज की बात की थी? हमने आदि के बीज की बात की थी, ठीक है। तो ये हो गया बीजापुर के बारे में। और यूसुफ आदिल खां, ये तो आदिल शाही वंश जहाँ पे है, तो आदिल से आदिल खां, आदिल शाही से आदिल खान हो गया। आगे देखिए क्या है? बीदर। तो बीदर को, इसमें तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बीदर की जो राजवंश था बीदर में, वो कौन सा था? बरीद शाही था, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? आमिर अली बरीद। और इसकी राजधानी भी क्या थी? बीदर ही थी। तो बीदर हमने देखा था ना, जो फूल का जो हिस्सा था, फूल जो था ये इसकी 4 पत्तियाँ थी, और सबसे बीच वाला हिस्सा क्या था? बीदर ही था। हमने कैसे याद किया था? बीदर को भीतर से, फूलों के पत्तियों के क्या है? बिल्कुल भीतर है, यानी बीच में है, ठीक है। भीतर में यानी अंदर है, ओके। तो अब देखिए आगे क्या है? बरार। बरार में कौन सा राजवंश है? वो इमाद शाही है, और इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी है वो एलिचपुर थी। तो देखिए कैसे याद करेंगे? देखिए बरार से हमें ऐसा लग रहा है कोई फरार, बरार का से ऐसा लग रहा है कि कोई फरार होने से हम निकालते हैं। तो देखिए फरार किसको बोल रहे हैं? जो बहुत ही नीच किस्म का इंसान है उसको हम बोलते हैं, जैसे फरार हो जाओ। नीच से हम बनाएंगे एलिचपुर। नीच लीच, देखिए एक तरीके की वॉइस आ रही है, तो फरार हो जाओ नीच किस्म के इंसान, ठीक है। कुछ तुम्हारे में ईमान है कि नहीं, उसे बोला जा रहा है, कुछ ईमान है कि नहीं तुम्हारा, ठीक है। बहुत इतने ज़्यादा नीच हो, ठीक है, कुछ ईमान है कि नहीं तुम्हारा। तो ईमान से बनाएंगे इमाद शाही। और बरार की राजधानी क्या थी? वो एलिचपुर है। याद हो गया? किसको फरार होने के लिए बोल रहे हैं हम? नीच किस्म के इंसान को, ठीक है। नीच से बनाएंगे एलिचपुर। नीच लीच याद आ रहा है ना। और क्यों बोला जा रहा है? मतलब मान लीजिए बोल तो दिए, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कुछ ईमान है कि नहीं तुम्हारा, तो ईमान से बनाएंगे इमाद शाही। अगला लास्ट आते हैं गोलकुंडा। तो गोलकुंडा में कौन सा राजवंश था? वो कुतुब शाही। तो ये तो बहुत ही आसान है, कैसे याद करेंगे? देखिए गोलकुंडा, ठीक है, कुंड मतलब क्या होता है? कुआं, और कुएं में क्या गिर गया? एक कुत्ता गिर गया, ठीक है। कुत्ता से बनाएंगे कुतुब शाही, ठीक है। तो गोलकुंडा कुतुब शाही, और इसकी राजधानी भी थी गोलकुंडा ही है। और इसका जो संस्थापक है वो कौन है? कुली कुतुब शाह। तो ये भी बहुत ही आसान है। और इमाद शाही के जो संस्थापक थे वो फ़तहुल्लाह इमाद शाह थे। तो इमाद शाही से इमाद शाह, ठीक है। ये सब बहुत ही आसान है। मेन जो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा राजवंश था, क्योंकि राजवंश में लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आपको ये उलट पुलट करके दे देगा और बोलेगा इसको मैच करिए, ठीक है। और इनकी राजधानी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला देखिए क्या है? अब देखिए कुछ जो है वो संगम, वो तो हमने देखा कि बहमनी साम्राज्य से जो अलग अलग राज्य थे वो स्वतंत्र हुए थे। उनका जो है कौन सा राजवंश था और उनकी राजधानी की थी और संस्थापना किसने की थी। अब हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य जो था वो, उसमें 4 वंश आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। और उनके जो संस्थापक थे वो कौन कौन थे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस कब हुई थी इसकी स्थापना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए संगम वंश जो था, वैसे इसमें तो कोई ट्रिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि संगम वंश जो है वो हरिहर और बुक्का ने स्थापना, अगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो भी हरिहर और बुक्का, और संगम वंश की स्थापना बोले किसने किसने की थी तो हरिहर और बुक्का, क्योंकि संगम वंश, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के ही ये चारों हिस्से हैं, तो इसीलिए हम संगम वंश की स्थापना भी किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, और कब की थी, 1336 से। तो ये पूरा 1336 से 1485 तक चलता है। तो फिर संगम वंश के बाद आता है सालू वंश। देखिए 100 से वॉइस आ रही है तो आप कनेक्ट कर लेंगे कि 100 के बाद 100 ही है, तो संगम 100 से सालू और तुलु वंश, तो ये दोनों सेम लग रहे हैं प्रोनाउंस करने में, तो सालू और तुलु। और देखिए ये जो सालू वंश था ये सिर्फ 20 वर्षों तक चला था, कब, 1485 से फिर 1505 तक चला था, और ये जो तुलु वंश था वो सिर्फ 60 सालों तक चला था। ठीक है, 1505 से 1565 तक। और इसका जो संस्थापक थे वो कौन थे, सालू वंश का सालू नरसिंह थे, और तुलु वंश के कौन थे, वीर नरसिंह थे। तो सालू को तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, और तुलु वंश भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वीर नरसिंह याद करना। और अराविडु वंश जो था वो देखिए इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे, तिरुमल। मान लीजिए इन सभी को आप तीनों को नहीं भूल पाएंगे, ज़्यादा याद करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अराविडु वंश के जो संस्थापक हैं उन्हें याद कर शायद आप भूल सकते हैं, तो इसे याद कर लेते हैं ट्रिक से। कैसे कि वीड़ू तुम्हारा रुमाल गिरा है, ठीक है, वीड़ू तुम्हारा रुमाल गिरा है, वीड़ू जो बोलते नहीं है महाराष्ट्र में, तो वीड़ू तुम्हारा रुमाल गिरा है, तो रुमाल से बनाएंगे तिरुमल। देखिए रुमाल से रूमल की वॉइस आ रही है, तो रूमल से बनाएंगे तिरुमल। हो गया ये याद। अब देखिए आगे चलते हैं, अगला क्या है कि देखिए अब जो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में कुछ जो होते हैं वो युद्ध होते हैं। तो जैसे कि तालीकोटा का युद्ध तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ और युद्ध हैं जिनके बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि रायचूर का युद्ध है, सोनार की बेटी का युद्ध है, पागुल का युद्ध, और तालीकोटा का युद्ध तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आप इन तीनों को मत पढ़िएगा, लेकिन तालीकोटा का युद्ध तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे याद रखिएगा कि ये कब हुआ था। तो इन देख लेते हैं चारों को, और चारों को ट्रिक से याद करते हैं। कैसे, देखिए रायचूर का युद्ध जो होता है वो फिरोज शाह बहमनी जो कि बहमन साम्राज्य का था, बहमनी साम्राज्य का था, और बुक्का द्वितीय जो कि किस साम्राज्य का था, विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड था। तो इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध होता है, रायचूर का युद्ध होता है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए किसी को 2 मुक्का देंगे, है ना, तो उसका चूर चूर हो जाएगा और यहाँ वहाँ फिरता फिरेगा, ठीक है, यहाँ वहाँ फिरेगा, ठीक है। तो किसी को अगर 2 मुक्का दे तो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। तो चूर से रायचूर का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में, फिरोज शाह बहमनी और बुक्का द्वितीय के बीच में। और उसके बाद देखते हैं कि देखिए ये जो तीनों है वो फिरोज शाह बहमनी से हुआ था, जो फर्स्ट 3 हैं ये तीनों फिरोज शाह बहमनी से हुआ था। देखिए अब जो रायचूर का युद्ध हुआ था इसमें फिरोज शाह बहमनी की जीत होती है, ये ध्यान रखिएगा, और बुक्का द्वितीय की हार होती है। अगला देखिए सोनार की बेटी का युद्ध और पागल का युद्ध जो है वो दोनों ही जो फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के बीच में होता है। तो कैसे याद करेंगे इसको, देखिए कि सोनार की बेटी है वो क्या है, पागल है। सोनार की बेटी जो है वो पागल है, हमेशा यहाँ वहाँ फिरती रहती है, फिरती का मतलब घूमती रहती है, ठीक है। जो पागल लोग होते हैं देखेंगे आप, यहाँ वहाँ हमेशा घूमते रहेंगे, तो यहाँ वहाँ सोनार की बेटी है, पागल है और यहाँ वहाँ फिरती रहती है, और कोई उससे राय भी नहीं मांगता फिर भी राय देती है, मतलब कि बेतुका राय देती रहती है, ठीक है। मतलब लोग कुछ भी बोलते रहते हैं ना, जो पागल लोग होते हैं, तो ऐसे ही याद करने के लिए बना ले, नहीं तो ऐसे भी तो याद हो जाएगा ये। तो फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के बीच में होता है ये दोनों ही युद्ध। तो देखिए आप जो सोनार की बेटी से सोनार की बेटी का युद्ध क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए जब इसमें जो है फिरोज शाह बहमनी की जीत होती है, देवराय प्रथम की हार होती है। तो जो देवराय प्रथम है इनको अपनी बेटी का जो विवाह है वो फिरोज शाह बहमनी से करना पड़ता है, इसलिए सोनार की बेटी का युद्ध बोला जाता है। और पागल का युद्ध है वो, इसमें जो है फिरोज शाह बहमनी की हार होती है लेकिन देवराय प्रथम की जीत होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगला देखिए, हाँ ये तो डेट तो याद तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो तालीकोटा का युद्ध या फिर राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी जिसको बोलते हैं, ये हुआ था 1565 ईस्वी में किसके किसके बीच में, विजयनगर साम्राज्य के बीच में और मुस्लिम संघ के बीच में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मुस्लिम संघ क्या है, ठीक है, तो देखिए ये मैप से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो मुस्लिम संघ देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य हमने आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य एक कैसा साम्राज्य था, एक हिंदू साम्राज्य था, लेकिन ये जो बहमनी से जो अलग अलग हुए थे ये सभी मुस्लिम साम्राज्य थे। तो मुस्लिम संघ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन चारों ने, ठीक है, इन चारों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य से
के बीच में लड़ाई हुई थी। मतलब इन चारों के ये जो है मुस्लिम संघ अलग अलग है और ये विजयनगर साम्राज्य, इन दोनों के बीच में तालीकोटा का युद्ध होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये कब होता है तालीकोटा का युद्ध? 1565 में, मतलब 1565 में। इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए अगर आप लोगों को मुगल साम्राज्य पढ़े होंगे तो वो आपको आसानी से याद होगा कि 1556 में जो होता है वो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। तो देखिए अगर मैं आपको एक जादू दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं जैसे ही ताली बजाऊंगी ये 5 और 6 क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ताली बजाती हूँ तो वो 5 और 6 उल्टे हो जाते हैं, तो 1565 बन जाता है। तो ताली से तालीकोटा और 1556 से को जो हम ताली बजाते हैं तो 5 और 6 जो होते हैं उल्टे हो जाते हैं। तो आप ऐसे याद कर लेते हैं। हालांकि ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कभी कभी भूल जाते हैं तो ट्रिक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो देखिए ये जो तालीकोटा का युद्ध होता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो बरार है ये क्यों नहीं हिस्सा लेता। तो देखिए जो बरार जो है और गोलकुंडा के बीच में ये हम बहुत ही ज़्यादा शत्रुता रहती है, इन लोगों की दुश्मनी कुछ ज़्यादा ही रहती है, इसलिए जो बरार है वो इसमें हिस्सा नहीं लेता, ठीक है। और वैसे भी देखिए कि देखिए मान लीजिए कभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुस्लिम संघ में से किस संघ ने जो है, किस मुस्लिम राज्य ने जो है वो हिस्सा नहीं लिया था, तो आप क्या आंसर देंगे? बरार। तो बरार को कैसे याद रखेंगे कि बरार ने हिस्सा नहीं लिया था? तो आप सीधे बनिए बरार जो है वो फरार हो गया था। बरार क्या हो गया था? फरार हो गया था तालीकोटा से। तो ये याद हो जाएगा कि बरार ने जो है वो हिस्सा नहीं लिया था। और वैसे भी अगर आपको मैप से याद है तो मैप से आप देख रहे हैं ये जो है चारों ये पास है विजयनगर साम्राज्य, इसलिए इसने हिस्सा लिया था, और बरार जो है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए इसने हिस्सा नहीं लिया था। अब देखिए इसके तालीकोटा का युद्ध जो है उसे हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए जब तालीकोटा का युद्ध होता है तो इस टाइम जो विजयनगर का जो शासक रहता है वो सदाशिव राय रहता है। कौन? सदाशिव राय कौन रहता है? विजयनगर का ये शासक रहता है। लेकिन जो मेन सत्ता, ये राजा तो रहता है लेकिन इसकी जो मेन जो सत्ता होती है वो राम राय के हाथ में होती है। किसके हाथ में ये होती है? राम राय के हाथ में। इसीलिए जब आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तो राम राय का नाम भी बहुत ज़्यादा सुनेंगे। अब ये राम राय होता कौन है? तो राम राय जो कृष्णदेव राय के बारे में सुना है, तो ये उसका दामाद होता है। कृष्णदेव राय का दामाद होता है, यानी बेटी का, कृष्णदेव राय की बेटी का पति होता है ये राम राय। तो जो जब ये तालीकोटा का युद्ध होता है तो इस टाइम जो शासक होता है वो सदाशिव राय रहता है। लेकिन सदाशिव राय जो है तो बस खाली नाम का राजा रहता है, मेन जो वास्तविक सत्ता होती है वो राम राय के हाथ में होती है। तो अब देखिए अब आगे स्टोरी जब मैं बताऊंगी तो अब आपको समझ में आएगा और क्लियर से। तो देखिए शुरुआत कैसे होती है कि देखिए शुरुआत होती क्या है? तो शुरुआत जो है वो एकाएक तो हो नहीं जाती। तो होता क्या है कि जो विजयनगर साम्राज्य है वो अपनी सत्ता जो है दिन प्रतिदिन क्या विस्तार करता जाता है, ठीक है। तो जिससे कि अब ये जो मुस्लिम राज्य हैं इनको दिक्कत होगी, क्योंकि भाई आगे चल के ये इन लोगों के राज्य को भी तो हड़प सकते हैं, इन लोगों के राज्य को भी तो जीत सकते हैं। इसलिए अब ये सोचते हैं कि बेहतर यही है कि हम सब मिल जाएं और विजयनगर साम्राज्य के साथ विजयनगर साम्राज्य को क्या कर दें? खत्म कर दें, ठीक है। ये जो मेन होती है वो प्लानिंग होती है। तो अब ये युद्ध की शुरुआत होती कैसे है? देखिए होता क्या है कि ये जो तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि सभी राज्य जो होते हैं वो मिल जाते हैं। तो इसकी शुरुआत होती क्या है कि जो बीजापुर का जो सुल्तान रहता है अली आदिल, ये है बीजापुर। तो बीजापुर का जो सुल्तान रहता है अली आदिल, इसने क्या करता है विजयनगर साम्राज्य से कुछ किलो की मांग करता है, ठीक है। ये हम तत्कालिक परिस्थिति बता रहे हैं कि शुरू कैसे होती है। तो वैसे तो आपको अगर लॉन्ग टर्म वाला देखें तो विस्तार कर रहा होता है विजयनगर साम्राज्य, इसलिए होता है। लेकिन तत्कालिक परिस्थिति युद्ध का क्या होता है कि जो बीजापुर जो होता है, बीजापुर का जो सुल्तान होता है अली आदिल, इसने क्या करता है विजयनगर से कुछ किलो की मांग की होती है, जैसे रायचूर का किला, मुदगल का किला, आदोनी का किला और बहुत सारे किले, नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आप इतना ध्यान रखिए कि कुछ किलो की मांग करती है। तो राम राय क्या करता है कि ये जो है वो इनकी मांग को ठुकरा देता है। अब जाहिर सी बात है कि अब ये जो ठुकरा दिया तो अब युद्ध तो होना ही होना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो पांचों संघ है, ये जो चारों संघ है, ये क्या करते हैं मिलके राक्षस तांगड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो राक्षस तांगड़ी जो एक जगह का नाम है, इसलिए बोला जाता है राक्षस तांगड़ी का युद्ध, ठीक है। तो ये जो है राक्षस तांगड़ी की तरफ बढ़ते हैं और 23 जनवरी 1565 के बीच में क्या होता है तालीकोटा का ऐतिहासिक
युद्ध होता है। अब देखिए इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही कि जो राम राय होता है फिर बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा होता है, यानी उसकी उम्र जानते हैं आप लोग कितना कितना रहता है उस टाइम? 70 वर्ष का वो रहता है। तो 70 वर्ष के होने के बावजूद भी वो भी क्या करता है, बहुत ही बहादुरी पूर्वक जो होता है वो लड़ता है, ठीक है, अपने शत्रुओं का मुकाबला करता है। और देखिए स्टार्टिंग में होता क्या है कि विजयनगर साम्राज्य, देखिए इन चारों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर हमला किया था, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य जो होता है वो जीतने लगता है। लेकिन फिर होता क्या है कि जो मुस्लिम के जो तोपखाने होते हैं वो विजयनगर साम्राज्य की जो सेना होती है इनके बीच में बहुत ही तबाही मचाने लगती है। और क्या करता है ये मैं नाम भूल रही हूँ, क्या था नाम, गोलकुंडा का एक शासक रहता है, नहीं गोलकुंडा, हाँ नहीं, अहमदनगर का एक शासक रहता है, हुसैन निज़ाम शाह, हाँ नाम याद है क्या, हुसैन निज़ाम शाह। ये क्या करता है, राम राय को मार देता है उसी बीच में, ठीक है। जैसे ही ये तबाही मचाते हैं ये लोग बीच में, तोपखाने जो मुस्लिम तोपखाने होते हैं तबाही मचाते हैं, उसी बीच में क्या करता है, अहमदनगर का जो हुसैन निज़ाम शाह रहता है। अहमदनगर में हमने बताया था ना कि कौन से वंश था, निज़ाम शाही वंश था, ठीक है। तो हुसैन निज़ाम शाह क्या कर रहता है, राम राय को मार देता है। अब जैसे ही पता है कि जैसे ही जो मेन व्यक्ति है हमारा सब कुछ खत्म, तो मेन व्यक्ति जो निज़ाम शाह राम राय मर गया, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, फिर पूरे विजयनगर साम्राज्य में घुस जाते हैं और पूरे विजयनगर साम्राज्य को क्या करते हैं, तहस नहस करने लगते हैं। और इसमें तहस नहस करने के बाद जाहिर सी बात है किसकी विजय हुई, जो मुस्लिम संघ था उसकी क्या हो जाती है, विजय हो जाती है, ठीक है। तो ये था पूरा तालीकोटा के युद्ध के बारे में, ठीक है। इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हो जाती है और किसकी जीत हो जाती है, मुस्लिम संघ, यानी ये जो चारों जो है वो संघ बनाए रहते हैं इनकी पूरी जीत हो जाती है। इसके बाद देखिए अब इसमें एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि सेबल नाम का एक व्यक्ति रहता है, क्या, सेबल नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसने क्या तालीकोटा का युद्ध यानी या फिर राक्षस तांगड़ी का युद्ध होता है, ये अपनी आंखों देखी, मतलब अपने सामने ये पूरा युद्ध देखा रहता है, ठीक है। तो अब इसे इम्पॉर्टेंट बनता क्या है, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने जो है अपनी नज़रों से अपने सामने जो है पूरा तालीकोटा का युद्ध देखा था, तो उसका नाम क्या था, सेबल था, ठीक है। और इसने एक बुक लिखी होती है सेबल ने, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है द फाइट गन एम्पायर, द फाइट गन नहीं, अ फाइट गन एम्पायर। इसमें क्या करता है, इसने जो तालीकोटा के युद्ध के बारे में बहुत ही क्या हो जाता है विजयनगर का कि ये जो पूरा कंडीशन क्या हो जाती है, दुर्दशा, ये इस सब का वर्णन जो है इसने अपनी बुक में किया रहता है, अ फाइट गन एम्पायर, ठीक है। तो ये पूरा है जो है तालीकोटा के युद्ध के बारे में। तो आई होप आपको ये पूरा जो तालीकोटा का युद्ध है वो समझ में आया होगा, पिक्चर क्लियर हुआ होगा। तब आगे देखिए, ये हमने देख लिया पूरा, आगे चलते हैं। देखिए कुछ जो है वो विदेशी यात्री हैं, ठीक है, जो पूछे जाते हैं कि कौन सा यात्री जो है वो किस शासन के टाइम में आया था, ये भी मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है, या फिर इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है कि निकोलो कोंटी जो है वो किस शासन के टाइम में आया था। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करने के लिए। तो अब इन्हें भी हम ट्रिक से याद करेंगे, आप लोग घबराइए मत, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं निकोलो कोंटी। तो निकोलो कोंटी जो था वो किसके शासनकाल में आया था, वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। कैसे याद करेंगे, देखिए निकलो यहाँ से कांटा धस गया, ठीक है, निकलो यहाँ से कांटा धस गया, यहाँ पे मतलब भाषण मत, यहाँ पे राय मत दो अपनी। अब देखिए जैसे किसी को कांटा धस जाता है और ऊपर से कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर अपनी राय देने लगे, ठीक है, यानी अपनी बातों को कहने लगे, ऐसे कुछ भी बकवास करने लगे, अपनी राय देने लगे, तो आपको गुस्सा तो आएगा ना। तो क्या बोल रहे हैं, निकलो यहाँ से, एक तो कांटा धस गया, ऊपर से तुम अपनी राय दे रहे हो, ठीक है, निकलो यहाँ से, कांटा धस गया, ऊपर से तुम अपनी राय दे रहे हो, तो देवराय प्रथम। बहुत ही आसान है याद करना। अगला देखिए अब्दुल रज्जाक को कैसे याद करेंगे। अब्दुल रज्जाक, यहाँ पे ये र पे ये की मात्रा हो गई, ठीक है। तो अब्दुल रज्जाक जो था वो किसके दरबार में आया था, वो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। और कहाँ का रहने वाला था, ये फारस का रहने वाला, फारस मतलब ईरान का। तो देखिए कैसे याद करेंगे कि ये इसी वाली स्टोरी से हम कनेक्ट करेंगे कि अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने उसे बोला ना कि निकलो यहाँ से, अपनी राय मत दो, ठीक है। तो वो बोला क्या, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक से बनाएंगे अब्दुल रज्जाक, ठीक है। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, राय कहाँ दे रहा था, ठीक है, राय कहाँ दे रहा था, तो राय से देवराय। लेकिन आप याद रखिएगा कि यहाँ जो निकोलो कोंटी है वो देवराय प्रथम और यहाँ पे देवराय द्वितीय, ठीक है। तब ये याद कर लीजिएगा, राय मान लीजिए वो 2 राय दे रहा था, आप ऐसे बना सकते हैं।
अगला देखिए क्या है, बारबोसा और डोमिंगो पायस, इसे हम दोनों एक साथ याद करेंगे। और दोनों क्या थे, पुर्तगाली थे, और दोनों किसके टाइम में आए थे, कृष्णदेव राय। देखिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि बारबोसा और डोमिंगो पायस जो है वो किसके टाइम में आए थे। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखो डोमिंगो से आप एक पक्षी का नाम जानते होंगे, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो, तो फ्लेमिंगो के बारे में आप जानिए। तो फ्लेमिंगो का जो पाया है, फ्लेमिंगो का पाया, पाया मानी पैर मान लीजिए, फ्लेमिंगो का जो पाया है वो बार बार परोसा जाता है। ठीक है, बार बार परोसा मतलब किसी को दिया जाता है खाने को। ठीक है, परोसना मतलब क्या होता है, किसी को देना, ठीक है, खाने के लिए। तो जो फ्लेमिंगो का जो पाया होता है वो बार बार परोसा जाता है किसको, कृष्ण भगवान को, कृष्ण को। ठीक है, कृष्ण देवता को, तो कृष्णदेव राय। ठीक है, तो आप आगे स्टोरी कनेक्ट कर सकते हैं। अब यार हालांकि इतना काफ़ी है कि मान लीजिए कृष्ण भगवान जो भगवान को जो है वैसे मीट मछली नहीं देते हैं, नहीं परोसते हैं। तो बस आप याद करने के लिए, आप लोग ज़्यादा ऑफेंड मत होइएगा। ठीक है, सिर्फ ये ट्रिक के लिए है। तो फ्लेमिंगो का पाया जो है वो बार बार परोसा जाता है किसको, कृष्ण भगवान को, कृष्ण देव को। तो कृष्णदेव राय के टाइम में ही आए थे दोनों क्या है, पुर्तगाली थे। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कृष्णदेव राय थे इनके जो संबंध जो थे वो किस से बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, तो वो पुर्तगालियों से बहुत ही ज़्यादा इनके संबंध अच्छे थे। तो जाहिर सी बात है आप ये ध्यान रखेंगे। तो अगला देखिए, नूनिज जो है, नूनिज किसके टाइम में आया था, ये भी पुर्तगाली था, ये अच्युत देव राय के टाइम में आया था। तो ये जो अच्युत देव राय है ये कृष्णदेव राय का चचेरा भाई होता है, और कृष्णदेव राय के बाद में यही राजा बनता है अच्युत देव राय। ठीक है, तो अब देखिए नूनिज को कैसे, नून जानते हैं आप लोग, नून नमक को बोलते हैं। आई डोंट नो, अगर आप लोग बनारस से होंगे तो जानते होंगे कि नून जो है वो नमक को बोलते हैं, या फिर नमक ही ध्यान रखिए, क्या नमक। तो जो है नमक जो है वो क्या डालो, चुटकी भर देना। ठीक है, सिर्फ चुटकी भर देना, बोलते हैं ना नमक सिर्फ चुटकी भर देना। ठीक है, नमक चुटकी भर, तो चुटकी से बनाएंगे अच्युत। देखिए चुटकी और अच्युत थोड़ा मिल जुल, हालांकि बहुत एग्जैक्टली तो नहीं मिल रहा, लेकिन चुटकी से याद करने का इतना ही आपको बस हिंट ही तो चाहिए होता है याद करने के लिए। तो चुटकी से अच्युत बनाएंगे, अच्युत देव राय। तो नोनिज जो आया था वो किसके टाइम में था, अच्युत देव राय। और अगला देखिए क्या है, सीजर फ्रेडरिक। तो सीजर फ्रेडरिक जो है वो किसके टाइम में आया था, तालीकोटा के युद्ध के पश्चात आया था। तो सीजर फ्रेडरिक, तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए सीजर मतलब क्या होता है, जो कैची होते हैं इंग्लिश में कहते हैं सीजर, कैची को। देखिए सीजर जो है वो कैची को बोलते हैं। तो कैची का शेप जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है ना। तो देखिए कैची में क्या होती है, ये दो धार होती है। अगर सिर्फ एक धार हो तो क्या ये कैची काम करेगी, नहीं करेगी। तो बिना एक धार के सीजर जो है, किसी भी एक धार के, अगर इन देखिए दो पेयर होता है इसमें धार का, तो उसी तरह ताली जो होता है, ताली देखिए दो हाथों से बजती है, क्या एक हाथ से ताली बजा सकते हैं, नहीं। उसी तरह सिर्फ एक धार से क्या कैची काम कर सकती है, नहीं। तो देखिए ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप बन रहा है ना सीजर और तालीकोटा के युद्ध के बीच में। तो अब बस इतना ही काफ़ी है। और फ्रेंड से भी आप याद रखिए, फ्रेडरिक को भी कैसे याद रख सकते हैं, ये देखिए जो फ्रेंड होते हैं, ठीक है, कोई एक व्यक्ति जो है वो क्या फ्रेंड हो सकता है, नहीं भाई। फ्रेंड बनने के लिए दो व्यक्ति की तो कम से कम दो व्यक्ति की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो उसी तरह फ्रेंड बनने के लिए भी दो व्यक्ति की हमेशा, देखिए दिन सभी में दो दो का पेयर बन रहा है, तो आसानी से याद कर लेंगे। अगला देखिए निकितन जो है वो कैसे याद रखेंगे, निकितिन वो है मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था। तो निकेतन से बनाएंगे कीर्तन। देखिए कुछ लोगों को कीर्तन से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत होता है, बहुत ही ज़्यादा लोग कीर्तन सुनना पसंद करते हैं। तो कीर्तन से कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत होता है। सॉरी, मेरा टंग ट्विस्ट कुछ ज़्यादा ही कर जा रहा है। तो कीर्तन से कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत होता है कि वो लोग दिन में तीन बार सुनते हैं। ठीक है, तो मुहम्मद तृतीय याद कर लेंगे। अगला क्या है, माहुयान जो था एक चीनी यात्री था जो कि मल्लिकार्जुन के टाइम में आया था। तो ये तो बहुत ही आसान है, म से माहुयान, म से मल्लिकार्जुन। सो ये था पूरा किसके, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये जो वीडियो है इसके बाद में एक और वीडियो आएगा जो कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के से सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सब मैं कवर कराऊँगी। तो इसके बाद में वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो उस वीडियो में देखने के बाद आप
बिल्कुल सही आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन।